मिल्लत टाइम्स को इंटरव्यू देते वक्त माजिद देवबंदी साहब कहते हैं कि मजलिस ने डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार कादरी साहब का टिकट ऐन वक्त पर कट कर दिया, जिसकी वजह से डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार कादरी दूसरी पार्टी की तरफ से लड़ गए। अगर मजलिस ने उनका टिकट ना काटा होता तो वह मजलिस की तरफ से लड़ते। इसके बारे में आपकी क्या राय है? डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार कादरी साहब को मजलिस ने 2 बार मौका दिया इलेक्शन लड़ने का। एक बार 2019 में, उसके पहले एक बार 2014 में। दोनों बार डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार कादरी साहब इलेक्शन हार गए। अब आप बताइए कि एक पार्टी एक कैंडिडेट को कितनी मरतबा मौका देती रहेगी उसी हलके से। शायद इस वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये फ़ैसला किया कि इस बार डॉक्टर साहब को टिकट न देते हुए किसी दूसरे कैंडिडेट को टिकट दिया जाए ताकि वो सीट निकल जाए। दूसरी बात, ये बात नहीं है कि डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार कादरी साहब इलेक्शन क्यों लड़े, ये सवाल ही नहीं है। बार बार लोग ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार कादरी साहब क्यों इलेक्शन लड़े। भाई, उनके इलेक्शन लड़ने पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इस वजह से नहीं है कि ये उनका फंडामेंटल राइट्स है, ये संविधान उन्हें हक देता है इलेक्शन लड़ने का। बात दरअसल ये है कि हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार कादरी साहब की तायीद की। अगर वहाँ पर डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार कादरी साहब की तायीद के बजाय इम्तियाज़ जलील साहब की तायीद किए होते तो सीट निकल जाती। ये बात है। अच्छा, माजिद देवबंदी साहब ये भी कहते हैं कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की एक आवाज़ पर हिंदुस्तान के करोड़ों लोग आ सकते हैं। ऐसा माजिद देवबंदी साहब को लगता है, इसलिए कि उन्होंने कभी इसका प्रैक्टिकल देखा नहीं है। मैं वो हूँ कि मैंने इसका प्रैक्टिकल देखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब पर एक बार वसीम रिजवी ने केस दर्ज करवाया था। उसके ख़िलाफ़ ये हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में हम इस FIR के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे और ये बताएंगे वसीम रिजवी को कि उसने गलत किया है। मैं उस एहतजाज का हिस्सा था। यकीन मानिए कि एक ही दिन पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज हुआ। इतना बड़ा मुंबई शहर से जो एहतजाज किया गया था आज़ाद मैदान के अंदर, वहाँ पर 500 लोग भी नहीं पहुँच पाए थे। और ये इससे बुरी सूरत हाल दूसरे शहरों की थी और दूसरे इलाकों की थी। गांव देहात की तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसा माजिद देवबंदी साहब को लगता है, कभी प्रैक्टिकल करें तो समझ में आएगा। दूसरी बात, जब मौलाना सज्जाद नोमानी साहब वामन मिश्राम साहब के साथ में मिलकर काम कर रहे थे तो लगभग 2 साल मैं खुद उस प्रोग्राम का हिस्सा रहा और जगह जगह पर मेरा जाना होता था। पूना में मैं गया, यहाँ काशीमीरा के अंदर मैं गया, पूना के अंदर दोबारा हुआ प्रोग्राम तो फिर मैंने अफराद भेजे। बहुत सारे जगहों पर मैं खुद गया हूँ, बहुत सारे प्रोग्रामों का मैं खुद हिस्सा रहा हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का बहुत बड़ा प्रोग्राम और वामन मिश्राम साहब का आज़ाद मैदान के अंदर रखा गया। यकीन मानिए कि अगर आज़ाद मैदान की ज़कात निकाली जाए तो जो ज़मीन का टुकड़ा उस ज़कात में आएगा उतना भी उस प्रोग्राम में लोग नहीं थे कि उतना हिस्सा तो कम से कम भर जाए। क्या बात कर रहे हैं माजिद देवबंदी साहब। मैं माजिद देवबंदी साहब को ये दावत देता हूँ कि हज़रत कभी हौसला आजमा के देखिए। आप 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से आप 1 लाख का मजमा तो जमा करके दिखाइए। ये कहने की बात है, जब प्रैक्टिकल करोगे तो समझ में आएगा आपको। पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा मजमा किसी के प्रोग्राम में आता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। बाकी कोई भी शख्सियत इस मुल्क के अंदर ऐसी नहीं है जो जमा कर ले जाए मजमा। बस सिर्फ एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं कि सिर्फ लोगों को पता चल जाए कि यहाँ बैरिस्टर साहब आ रहे हैं तो लोग जूक दर जूक वहाँ पहुँचते हैं। 2 घंटा 3 घंटा इंतज़ार भी करते हैं। अच्छा, एक बात और है, माजिद देवबंदी साहब ने अपने इंटरव्यू में ये बात भी कही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कौम की तरफ से कोई भी बड़ा मुकदमा नहीं लड़ा है जिससे ये ज़ाहिर हो कि इन्होंने कोई कौम की बड़ी खिदमत की है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कौम की तरफ से बड़ा मुकदमा लड़ना ही सिर्फ कौम की खिदमत है और ये कोई ज़रूरी है कि जो शख्स बैरिस्टर हो वो मुकदमा ही लड़े। असदुद्दीन ओवैसी साहब के बहुत सारे खिदमात हैं। अगर डॉक्टर साहब को देखना हो तो डॉक्टर साहब, आपसे गुजारिश है कि एक सफ़र हैदराबाद का करके आइए। ओवैसी हॉस्पिटल, ओवैसी कॉलेज,
जो उनके वालिद साहब ने कायम किया था, उसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने, अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ नहीं हैदराबाद के अंदर किया है। आप जाकर देख के आइए कितने बड़े बड़े कारनामे हैं। और यही क्या कम है कि पार्लियामेंट के अंदर इतने सारे मुसलमान एमपी मौजूद होते हैं, लेकिन जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज़ उठाते हैं, किसी एक आध एमपी से और उठवा के दिखा दीजिए। आपसे दरख्वास्त इतनी है डॉक्टर साहब कि आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, इस तरह एक तरफा बात मत कीजिए और किसी की खिदमत को इस तरह ठुकराइए मत। असदुद्दीन ओवैसी साहब के हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत सारे खिदमत हैं और ये कौम जानती है, ये आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हैदराबाद तक ही उनकी खिदमत महदूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के दूसरे हिस्सों में उन्होंने मुसलमानों को बेदार करने के लिए, सियासी एतबार से जगाने के लिए जो काम किया, क्या ये छोटी खिदमत है? ये खुद एक बहुत बड़ी खिदमत है। जैसे आप शायर हैं, ऐसे बहुत सारे शायर हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हर शायर मुशायरा ही पढ़े। बहुत से शायर ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने ज़िंदगी में एक मुशायरा भी नहीं पढ़ा है, लेकिन उनकी खिदमत अपनी जगह हैं। कोई ज़रूरी है कि हर आलिम मस्जिद के अंदर इमामत ही करे, हर आलिम मदरसा ही पढ़ाए? बहुत सारे उलमा इकराम गुज़रे हैं जिन्होंने न मदरसा पढ़ाया न मस्जिद में इमामत की, लेकिन उनकी खिदमत हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जब तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई बड़ा केस नहीं लड़ेंगे तब तक आप ये नहीं मानेंगे कि कौम के लिए उन्होंने कोई खिदमत अंजाम दी। माजिद देवबंदी साहब कहते हैं कि इम्तियाज़ जलील साहब ने महाराष्ट्र में इतनी बड़ी रैली निकाली, फिर भी उन्हें वोट नहीं मिला। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? असल में माजिद देवबंदी साहब को ऐसा लगता है कि इम्तियाज़ जलील साहब ने वो रैली वोट के लिए निकाली थी, लेकिन आपके इल्म में मैं ले आऊँ माजिद देवबंदी साहब कि इम्तियाज़ जलील साहब ने वो रैली वोट के लिए नहीं निकाली थी, बल्कि उन्होंने हर पार्टी के अंदर मौजूद मुसलमानों को ये पैगाम भी दिया था कि ये कोई सियासी रैली नहीं है, ये हमारे पार्टी के लिए रैली नहीं है, बल्कि ये आकाए नामदार सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गुस्ताखी की गई है उसमें तमाम लोगों को शामिल होना चाहिए, ये उसके बारे में रैली है। ऐसी बात नहीं है, ये रैली वोट के लिए निकाली ही नहीं गई थी। दूसरी बात यह है, मजलिस के 16 कैंडिडेट महाराष्ट्र में खड़े थे, आप उनका वोट शेयर उठाकर देख लीजिए कौन किस पोजीशन पे था, आपको पता चलेगा। और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने जिसकी हिमायत की है उस कैंडिडेट को भी उठाकर देख लीजिए। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने धुलिया से जिस कैंडिडेट की हिमायत की उसको सिर्फ 1700 वोट मिले थे, और जो MIM का कैंडिडेट था जिसकी हिमायत नहीं की थी मौलाना ने, उसको 70,000 से ज़ायद वोट मिले हैं। उठा करके देख लीजिए गूगल करके। तो उनको गर्चे उस रैली से वो वोट नहीं मांगे, लेकिन कौम इस बात को समझती है कि कौन शख्स कौम के लिए काम कर रहा है और कौन शख्स हर काम वोट के लिए करता है। और कौम समझदार है, बहुत हद तक बेदार हो चुकी है। 16 कैंडिडेट जो MIM के खड़े हुए थे, बहुत अच्छा वोट कौम ने दिया है। अलबत्ता मौलाना की हिमायत की वजह से जीतती हुई कुछ सीटें MIM हार गई है। अच्छा, अपने इंटरव्यू में माजिद देवबंदी साहब ने ये भी कहा है कि इम्तियाज़ जलील साहब ने जो महाराष्ट्र में रैली निकाली थी उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब की तकरीर ऐसी थी कि जो लोगों को रुला दे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? असल में माजिद देवबंदी साहब की मालूमात इस सिलसिले में ज़ीरो है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस रैली में कोई खिताब ही नहीं किया था, वो आए ही नहीं थे महाराष्ट्र में उस दिन। तो माजिद देवबंदी साहब की मालूमात इस सिलसिले में सही नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कोई तकरीर उस रैली में नहीं की। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि असद साहब जो है मुशावरत नहीं करना चाहते। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हिंदुस्तान में एक असदुद्दीन ओवैसी साहब ही ऐसे हैं जो इलेक्शन से पहले बहुत ज़्यादा इस बात की कोशिश करते हैं कि इत्तेहाद हो जाए। ये बात जो लोग कहते हैं कि वो इत्तेहाद नहीं चाहते हैं, वो लोगों को साथ में जोड़कर नहीं लेकर चलना चाहते हैं, यानी और पार्टियों को, उनको सोचना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ, लोकसभा के इलेक्शन में बहुत कोशिश की असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कि इंडिया अलायंस हमें भी अपने अंदर शामिल कर ले और सिर्फ 3 सीट दे दे, लेकिन इंडिया अलायंस ने उनको 3 सीट नहीं दिया। महाराष्ट्र के इलेक्शन में इम्तियाज़ जलील साहब ने लोगों को ख़त भेजे कि भाई हमें भी आप अपने गठबंधन का हिस्सा बना लो, हम बहुत ज़्यादा सीटें लड़ने वाले नहीं हैं, बहुत कम सीट लड़ेंगे। लेकिन इन लोगों ने अपने इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनाया MIM को। 2022 में बहुत कोशिश की मजलिस ने कि यूपी के अंदर अखिलेश यादव मजलिस को कुछ सीटें दे दें,
लेकिन अखिलेश यादव कुछ सीट देने पर राज़ी ही नहीं हुए, उनको शामिल ही करना नहीं चाहा। अब इससे ज़्यादा किसी का पैर पकड़ लिया जाए क्या? जो लोग इस किस्म की बातें करते हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि जनाब आप ही एक मरतबा मशावरत करवा दीजिए, आप ही कोशिश कर लीजिए मशावरत के लिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मजलिस इत्तेहाद करना चाहती है लोगों से या नहीं करना चाहती है। फिर आइंदा कभी आप ये जुमला नहीं बोलेंगे। अगर आपकी मुराद ये है कि वो सियासी पार्टियां जिनके एक एमएलए भी नहीं है, एक नगर सेवक भी नहीं है, उनसे मजलिस इत्तेहाद कर ले, तो भाई उनसे इत्तेहाद का फ़ायदा क्या है? उनका अपना सियासी वजूद तो हो, उसके बाद ही उनसे इत्तेहाद किया जाएगा। और जिनका अपना सियासी वजूद है उनसे मजलिस इत्तेहाद की 1000 बार कोशिश करती है, लेकिन वो चाहते ही नहीं है कि मजलिस हमारे अलायंस का हिस्सा बने। अपने इंटरव्यू में माजिद देवबंदी साहब ने एक बात और कही है कि वो कहते हैं कि इम्तियाज़ जलील साहब जो है वो सिर्फ़ मुशायरा कराने के लिए हैं और इसके अलावा कोई दूसरी खिदमत इन्होंने अंजाम नहीं दी है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? माजिद देवबंदी साहब से हमारी गुजारिश है, हमारी दरख्वास्त है कि इम्तियाज़ जलील साहब के खिदमात को देखने के लिए उनको औरंगाबाद में आना पड़ेगा। तो वो दिल्ली में बैठ करके उनकी खिदमात नहीं देख सकते हैं। हाँ, अलबत्ता वो गूगल करके इस चीज़ को देख सकते हैं कि इम्तियाज़ जलील साहब के खिदमात क्या हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, बाकी चीज़ों के लिए एक हवाला दे देता हूँ, आप वहाँ देख लीजिएगा। औरंगाबाद का एयरपोर्ट बहुत सालों से बंद था, ये आपको भी मालूम होगा। उस एयरपोर्ट को खुलवाने वाले इम्तियाज़ जलील साहब हैं। औरंगाबाद के अंदर एक जगह पर एक बड़ी सी मूर्ति लाई जा रही थी, वहाँ मूर्ति रखा जा रहा था। उस जगह को इम्तियाज़ जलील साहब ने हॉस्पिटल के लिए मुतय्यन करवाया और वहाँ पर हॉस्पिटल का काम भी चालू हुआ, बन भी रहा है हॉस्पिटल, लगभग उसका काम मुकम्मल हो चुका है और वो 200 बेड का हॉस्पिटल है। ये कारनामा इम्तियाज़ जलील साहब का ही है। इसके अलावा बहुत सारे खिदमात हैं औरंगाबाद के अंदर। इम्तियाज़ जलील साहब के क्या खिदमात हैं, इसको देखने के लिए डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब, आप एक काम करो कि 2024 के लोकसभा के इलेक्शन के वक्त जो पर्चा छपा था औरंगाबाद से, उस पर्चे के अंदर लिखा हुआ था कि इम्तियाज़ जलील साहब ने एमएलए रहते हुए क्या किया और एमपी रहते हुए क्या किया और क्या क्या काम उनका पूरा हो चुका है और क्या क्या काम बाकी है। आप वही पर्चा पढ़ लीजिए, आपको आपके दिल को बिल्कुल इत्मीनान हो जाएगा, सुकून हो जाएगा कि एक मुशायरे के अलावा बहुत कुछ इम्तियाज़ जलील साहब ने किया है, जो आपके यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी के इतने सारे एमपी मिल के भी नहीं कर सकते हैं। वो काम इम्तियाज़ जलील साहब ने अकेले औरंगाबाद के अंदर किया है।